नमस्कार। शिव छत्रपति शिक्षण संस्था लातूर द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर इतिहास विभाग की ओर से आयोजित 7 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स राजा शिव छत्रपति, इस कोर्स के लिए मैं प्राध्यापक अमोल लांडगे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो पार्ट में हम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी प्रशासन व्यवस्था के ऊपर संक्षिप्त रूप से चर्चात्मक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जिस देश में या समाज में जो चिर स्मरणीय कीर्तिवान लोग निर्माण होते हैं, वे ही उपदेश व समाज के रत्न और गौरव कहलाते हैं। उन्हीं से उस समाज की शोभा होती है। जिस समय उस वीर पुरुष के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो मानो अतीत की जो घटनाएं हैं वह नेत्रों के आगे यहाँ पर एक चित्र सी यहाँ पर झलकने लगती है। हृदय में आनंद और उत्साह उमंग निर्माण होने लगता है। शरीर पुलकित और रोमांचित हो जाता है। जिनके पठन पाठन से हृदय में देशानुराग संचारित होने लगता है और अपने पूर्वजों की अलौकिक वीरता और दृढ़ता प्रतिज्ञा पर हमें निष्ठा और भक्ति हो जाती है। ऐसे ही भारत के विभिन्न अनेकानेक वीरों में जो भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण और शीर्ष स्थान यहां पर प्राप्त करते हैं, ऐसे महान युग पुरुष, महान पराक्रमी, महान योद्धा, स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी गौरव कथा स्मरण होने से शरीर में रोमांच होने लगता है। उनका राज्य मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में एक छोटा सा पहाड़ी देश, जिसके उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ अचल घिरा पड़ा है। पश्चिम दिशा में अति गंभीर तरंगों से तरंगित अपार नील वर्ण समुद्र यहाँ पर निज भयावनी मूर्ति से घिरा है। पूर्व की ओर वर्धा नदी बह रही है और दक्षिण की ओर गोवा नगर एवं पहाड़ी विहर धरती यहाँ पर फैली हुई है। ऐसा ही बहुत बड़ा सुंदर आकर्षक जो है, इसी प्रदेश का नाम महाराष्ट्र है। इसका परिमाण फल 1,18,809 वर्ग मील है। इस देश में उत्तर दक्षिण की ओर धुरारोह पर्वत गहन वनों से ढका पड़ा है कि जिसकी मनमोहिनी छटा अपनी ओर सदैव और सभी को यहाँ पर आकर्षित है। ऐसे ही प्रदेश में सन 1630 ईस्वी के 19 फरवरी को पुणे से 50 मील दूर उत्तर में दक्षिणगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। जैसे कहावत है, होनहार विद्वान के होठ चिकने पाक, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज शैशव काल से ही अपनी निर्भयता का प्रमाण देते हैं। मावल पर्वत में रहने वाले मावली जाति पर महाराज का बड़ा विश्वास और स्नेह। यह लोग कामकाजी, साहसी, परिश्रमी और लड़ाकू थे। इन्हीं के लड़कों के साथ महाराज जंगल पहाड़ों में घुमा करते और शिकार खेलते। दूर दूर के पहाड़ी और झाड़ियों के राह घाट से महाराज खूब परिचित हो चुके थे। धीरे 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 इनके साथियों का जमाव बढ़ते गया और कुछ दिनों में महाराज ने अपने अधीन एक छोटी सी पलटन बना ली। 16 वर्ष, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 16 वर्ष मतलब सन 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरण किला जीत लिया। ऐसा कहा जाता है कि यह किला एक ऐसे विकट पहाड़ के ऊपर था कि जिस पर पहुंचना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन यह कठिन कार्य भी इस 16 वर्ष की आयु में महाराज ने एकदम आसान से, देखिएगा,
एकदम आसान से यहाँ पर सफलतापूर्वक उस राज्य के ऊपर, उस तोरण किले के ऊपर यहाँ पर कब्जा करके वह जीत लिया। आगे सन 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक नया किला बनवाया खुद, और उसका नाम रखा राजगढ़। महाराज ने सन 1649 ईस्वी में जागीर का कार्य अपने हाथ लिया, और देखते देखते सिर्फ 2 ही वर्ष में अपना अधिकार 30 मैल, देखिएगा 30 मैल के फैलाव में जमा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू जाति के रक्षक, वीर तपस्वी और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे। उदारता की तो वह मूर्ति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में जैसी शासन व्यवस्था रखी, वैसी शासन व्यवस्था तत्कालीन पूरे भारतव्यापी मुगल साम्राज्य की भी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य जो था वो 2 भागों में यहाँ पर विभाजित था। एक था पहाड़ी और दूसरा था मैदान। पहाड़ी भागों में पहाड़ी दुर्ग थे जिनकी व्यवस्था एक विशेष ढंग से होती है, और मैदान विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें जो हिस्सा महाराज के पूर्ण अधीन रहता था वह शिवजिया कहलाता था, और जो केवल चौथ या सरदेशमुखी दिया करता था वह मुगलिया कहलाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य की सुव्यवस्था के लिए प्रशासन का 8 भागों में विभाजन का प्रबंध किया। प्रत्येक विभाग का प्रधान राज्यसभा का सदस्य था। अष्टप्रधानों की राज्यसभा के अनुमति के बिना राज्य का कोई भी प्रबंध कार्य नहीं होता। प्रत्येक विभाग के प्रधान की उपाधि भिन्न भिन्न प्रकार की थी, और इसी राज्य संचालन के इस मंडल को उन्होंने 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया। एक था सामान्य प्रशासन और दूसरा था सैन्य शक्ति। और इसी राज्य संचालन के इस अष्टप्रधान की देखरेख में राज्य जो था सुचारू रूप से चल रहा। और इसी अष्टप्रधान मंडल की महाराज ने जो निर्मित की उसकी कुछ विशेषताएं, उसकी संरचना यहाँ पर हमें देखी। उस अष्टप्रधान मंडलों में पहला स्थान जो था वह था पेशवा। अष्टप्रधान मंडल में यह सबसे ऊपर का पद था। इसे महाराज ने मुख्य प्रधान या फिर प्रधानमंत्री का नाम दिया। स्वराज्य स्थापना के समय श्यामराज पंत नीलकंठ रांझेकर यह प्रधानमंत्री। बाद में इस पद पर मोरोपंत पिंगले जी ने लंबे समय तक कार्य किया। यह पदाधिकारी सिंहासन के नीचे दाईं ओर मतलब अव्वल में जगह रखते थे। मतलब राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वह यह प्रधानमंत्री करते थे। प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं सेनापति। यह सेना के प्रधान अध्यक्ष थे। सेना के देखरेख का मुख्य कार्य सेनापति के पास होता था। प्रमुख रूप से इस सेना के 2 विभाग थे। एक था पैदल सेना और दूसरा था अश्व सेना। राजाभिषेक के समय महाराज ने इस पद का नामकरण सेनापति कर दिया था। मतलब सेनापति का जो कार्य था वो सेना में भर्ती करवाना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मानदेय, शस्त्र की व्यवस्था तथा रसद की आपूर्ति जैसे विभिन्न कार्य यहाँ पर सेनापति करते थे। और यह सेनापति राज सिंहासन के बाईं ओर मतलब सबसे प्रथम स्थान रखते थे। इस अष्टप्रधान मंडल में तीसरे स्थान पर आते हैं पंत अमात्य मतलब वित्त मंत्री। यह राज्य के करों को इकट्ठा करना और हिसाब रखने का कार्य करते थे। महाराज के राजाभिषेक के समय इस पद का नाम अमात्य कर दिया गया। इस समय रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार को अमात्य पद दिया गया और कुछ समय के बाद महाराज ने रघुनाथ पंत हनुमंते जी को यहाँ पर अमात्य बनाया।
यह अमात्य जी का एक अन्य भी कार्य यहाँ पर होता था, मतलब मुंशी, मुनीम आदि कर्मचारियों की यहाँ पर नियुक्ति करना, कर संग्रह करना, राज्य के आय और व्यय का हिसाब रखना, वित्तीय स्वीकृति देना, पत्रों पर अनुमोदन करना, यह अमात्य के यहाँ पर कार्य थे। और यह अमात्य राज्यसभा में पेशवा के बाद बैठे। इसके बाद जो है चौथे स्थान पर आते हैं पंत सचिव। इनका कार्य महाराज द्वारा निर्देशित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, अधिकार पत्र और स्वीकृति पत्रों पर मुहर लगाकर उसका लेखा जोखा। 1665 में महाराज ने नीलकंठ सोनदेव को पंत सचिव नियुक्त किया। महाराज की अनुमति से अन्य राज्यों से, देशों से पत्र व्यवहार करना, या फिर बाहर के जो पत्र आते हैं उन पत्रों के निराकरण हेतु योग्य व्यक्तियों तक पहुंचाना, प्राप्त पत्र एवं संदेशों से महाराज को अवगत करना, ये कार्य जो है यहाँ पर पंत सचिव के कार्य। और यह पंत सचिव राज्यसभा में तीसरे नंबर पर। उसके बाद आते हैं मंत्री, यह पांचवा। इस पद का पूरा नाम वाकनीस। महाराज ने राज्याभिषेक के समय इसका नाम बदलकर मंत्री कर दिया। मंत्री का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार की जानकारियां एवं गुप्त सूचनाओं का सत्यापन करना, राज्य में होने वाली प्रमुख घटनाओं एवं गतिविधियों के ऊपर नजर रखकर उसे महाराज से अवगत करना, समाचारों को संकलित कर उस पर महाराज का ध्यान आकर्षित करवाना, यह जो था वह मंत्री का काम था। प्रथम मंत्री के रूप में महाराज जी ने गंगाजी पंत को इस पद पर नियुक्त किया। ऐसे विभिन्न कार्य हो रहे हैं यहाँ पर पंत जी मंत्री। छठे नंबर पर आते हैं सुमंत। ऐसा माने जाते हैं ये सुमंत जो थे वह परराष्ट्र सचिव थे। सुमंत जी की मुख्य जिम्मेदारियों में जो कार्य था वह अन्य राज्यों से आने वाले राजनीतिक प्रतिनिधियों से वार्तालाप करना, उनका स्वागत सत्कार करना, विदेश से आने वाले संदेश वाहकों की व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार दूसरे राज्य में जाकर महाराज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कार्य करना आदि कार्य जो है यहाँ पर सुमंत जी के यहाँ पर होते थे। 1641 में सोनोपंत इस पद पर कार्यरत थे। महाराज के राज्याभिषेक के समय महाराज ने रामचंद्र त्र्यंबक को सुमंत नियुक्त किया था और यह सुमंत राज्यसभा में सेनापति के नीचे बाईं ओर बैठते थे। उसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं पंडित राव। इस पद का निर्माण स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। इनका जो कार्य था, मतलब इनका कार्य धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था पर बल देकर शास्त्र के अनुसार राय देना, जो भी काम चल रहा है, जो भी व्यवस्था चल रही है या फिर कार्य करना है, उसके लिए शास्त्र के अनुसार राय देना, राज्य में पाठशालाओं को प्रोत्साहित करना, राज्य के आचार्यों को राजाश्रय प्रदान करना, यह भी जिम्मेदारियां यहां पर पंडित राव की थी। और इन्हीं पंडित राव को न्याय शास्त्री भी कहा जाता था। इन न्याय शास्त्री की पंडित राव की जो दी गई जो व्यवस्था थी वह एकदम प्रामाणिक मानी जाती थी। और ऐसे ही पंडित राव की मतलब महाराज के राज्याभिषेक के समय रघुनाथ पंत जी को यहां पर पंडित राव नियुक्त किया। आगे अष्टप्रधान मंडलों में 8वें और अंतिम स्थान पर आते हैं न्यायाधीश। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न्याय व्यवस्था को एक प्रशासनिक रूप प्रदान किया था, मतलब लोगों को योग्य एवं तत्काल न्याय हेतु यह पद स्थापित किया। इस पद पर सबसे प्रथम निराजी राव जी की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि न्यायाधीश को भी यहाँ पर युद्धों में हिस्सा लेने की यहाँ पर अनुमति नहीं थी। इसका उद्देश्य यही था
कि धर्म और न्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि जनता के लिए सदैव और सदैव और हमेशा यहाँ पर उपलब्ध रहे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर महाराज ने न्यायाधीश की व्यवस्था। तो ऐसे यहाँ पर जो महान राजा इन्होंने है यहाँ पर अपने अष्टप्रधान मंडलों को इन 8 भागों में यहाँ पर विभाजित, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है महाराज का कार्यारंभ और उसे पूरे करने की नीति की वजह से उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में कोई भी पद यहाँ पर खानदानी नहीं, कोई भी पद खानदानी नहीं, और समय समय पर इन पदों के ऊपर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है, एकदम योग्य व्यक्ति। इसलिए जो महाराज के पास 280 दुर्ग एवं किले थे, 280, महाराज दुर्गों एवं किलों का महत्व समझते थे, और इसीलिए हर एक दुर्ग एक हवलदार के अधीन है, हर एक हवलदार के अधीन। किले की दीवार के हर एक हिस्से में एक सहायक होते थे, जिनके ऊपर प्रत्येक दीवार की रक्षा का भार। प्रत्येक किले में एक ब्राह्मण धन एवं आय व्यय संबंधी काम के लिए, प्रबंध के लिए यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, और उस दुर्ग की अवस्था के अनुसार वहां पर सेना भी रखी जाती है। अब सेना का जिक्र किया जाए तो महाराज की सेना में 2 हिस्से यहाँ पर दिखाई देते थे, एक था पैदल और दूसरा अश्व। अब पैदल सेना की संरचना देखी जाए तो पैदल सेना में 10 सिपाहियों के ऊपर एक नायक होता था, और 5 नायकों के ऊपर एक हवलदार रखा जाता था। 2 हवलदारों के ऊपर एक जुमलेदार होता था, और 10 जुमलेदार के ऊपर एक हजारी होता था। मतलब 1000 सिपाहियों के ऊपर एक हजारी यहाँ पर कार्य करता था, और ऐसे ही 7000 सिपाहियों के ऊपर एक अध्यक्ष, मतलब सरनौबत कहलाता था, सरनौबत 7000 के ऊपर। और ऐसे ही जैसे हमने पैदल सेना की यहाँ पर संरचना देखी, वैसे ही यहाँ पर दूसरा क्रमांक जो है वह अश्व सेना यहाँ पर दिखाई देती है, और इस अश्व सेना को 2 भागों में फिर से यहाँ पर विभाजित किया था। पहला था वारगीर और दूसरा सिलीदार। मतलब इसमें पहला जो वारगीर था, वारगीर प्रकार के जो सवार थे, घुड़सवार थे, इनको घोड़े और शस्त्रादि जो थे वह राज्य से मिलते थे, मतलब महाराज की ओर से, राज्य व्यवस्था की ओर से मिलते थे। और दूसरा जो था सिलीदार, सिलीदारों को अपने खर्च से घोड़े और हथियार यहां पर रखने पड़ते थे। अब इनकी संरचना देखी जाए तो 25 सवारों के ऊपर एक हवलदार और 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलेदार होता था। 10 जुमलेदार के ऊपर एक हजारी और 5 हजारी के ऊपर एक पंच हजारी होता था, और इसी प्रकार पंच हजारी के ऊपर एक सरनौबत होता था। जिस प्रकार से पैदल सेना की संरचना, उसी प्रकार से अश्व सेना की संरचना। और इस सेना में प्रत्येक सेनाध्यक्ष के पास एक ब्राह्मण लेखक होता था। मतलब सेना का हिसाब किताब, जो विवरचना, जो कार्य था, वह लेखन करने के लिए एक ब्राह्मण नियुक्त किया जाता था। और इन सभी अधिकारियों को, अब वेतन की बात किया जाए तो वेतन सब अधिकारियों को, कर्मचारियों को नगद रूप में दी जाती है, और यह वेतन जो था नगद और योग्यता के अनुसार भी। और इन 2 प्रकार की सेना के अलावा भी, मतलब पैदल और अश्व सेना, 2 प्रकार की सेना के अलावा महाराज के पास एक अन्य सेना थी, वह सामुद्रिक संग्राम की। और महाराज के पास जो सामुद्रिक संग्राम के लिए जो थी वह एक मजबूत बेड़ा था, जिससे महाराज जल की राह भी शत्रु के ऊपर आक्रमण करते एकदम मजबूत। मतलब महाराज जो थे सभी जमीन के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी यहाँ पर अपना शासन।
एक मजबूत सेना उनके पास थी। महाराज का राज्य जो था 14 प्रांतों में बटा था। 14 प्रांत, उसमें पहला था मावल। इस मावल प्रांत में मावल, सासवर, जुन्नर तथा खेड़ शामिल थे। दूसरा प्रांत है सातारा, इसमें वाई, सातारा और कराड़। तीसरा है पनार, इसमें कोल्हापुर का पश्चिमी प्रदेश है। चौथा है दक्षिणी कोंकण, इसमें जो अभी जो है वर्तमान में रत्नागिरी है। पांचवा है थाना, जिसमें उत्तरी कोंकण आता है। और छठा और सातवां जो है त्र्यंबक और बगलान, ये अभी वर्तमान स्थिति में नासिक में। आठवां जो है मानगढ़, यह वर्तमान धारवाड़ का प्रदेश। और 9वां, 10वां और 11वां मतलब बदनौर, कोल्लर और श्रीरंगपट्टन, ये जो थे, ये 3 जो थे वह अभी मैसूर राज्य में स्थित। 12वां प्रांत है कर्नाटक। 13वां है वेल्लोर, जो अर्काट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और 14वां है अंतिम तंजावुर। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने महाराज जी ने अपने प्रांतों की यहाँ पर रचना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने किलों को प्रांतों में बांट दिया था, जिससे प्रांतों की पूरी रक्षा होती थी। पूरी रक्षा होती थी। प्रत्येक प्रांत एक सूबेदार के हाथ सुपुर्द होता था। एक सूबेदार, और वह सूबेदार मतलब कर एवं दंड संबंधी शासन उसी सूबेदार के हाथ में होता था। जो धन संबंधी मुकदमे होते थे वह ग्राम पंचायतों द्वारा तय किए जाते थे, और अष्टप्रधान सभा ही इन सूबेदारों तथा अधिकारियों को नियुक्त करती थी। और इन प्रांतों में, इन सूबों में लगान वसूल करने का कार्य करने वालों को यहाँ पर वेतन भी दिया जाता था, और सारी भूमि का यहाँ पर नाप जो है ठीक तरीके से रखा जाता था। और साल भर में एक बार यहाँ पर उन सब का हिसाब होता था। साल भर में एक बार। उसी दरमियान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने जागीर प्रथा को भी तोड़ दिया था, नष्ट किया था। मतलब जमींदार तो थे, जमींदार थे, लेकिन उन्हें किले, सेना आदि शस्त्र ये रखने की आज्ञा नहीं थी। जागीरें जो थी वो जागीरें सिर्फ मंदिरों, पाठशालाओं आदि के लिए यहाँ पर दी जाती थी। सिर्फ मंदिर और पाठशालाओं आदि संस्थान के लिए जो है यहाँ पर जागीर दी जाती थी, जिनकी रक्षा का भार यहाँ पर सरकार के हाथ में, तो जिनकी रक्षा सरकार कर। छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ गुप्तचरों का भी एक विभाग था। इसमें वे व्यक्ति होते थे जो अत्यंत विश्वास के पात्र हो, और इसी विभाग द्वारा महाराज को शत्रु सेना की छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई। ऐसे इस पूरे राजकारभार के लिए, इस प्रशासन व्यवस्था की वजह से ही, विस्तारित और बारीकी से की हुई प्रशासन व्यवस्था के कारण ही यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज समर कुशल ही, समर कुशल वीर ही न थे, वरन एक राज्य शासक, प्रजापालक, राजनीति में भी कुशल थे। और इसीलिए इस प्रकार से ऐसे महापुरुष, महापराक्रमी, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर कार्य प्रणाली हमें यहाँ पर देखी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली यहाँ पर अध्ययन की है, उसके ऊपर चर्चा की। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, उसको लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।